हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज हम 5 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले कोई रिकैप कर लेते हैं हम पूरे कल के वीडियो का। पहला प्रश्न था 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है। तो ये 7.85% जो प्रदेश की हिस्सेदारी है वो बढ़ाकर कर दी गई है। वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं NK सिंह। पहला जो वित्त आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में बना था? KC नियोगी की अध्यक्षता में बना था। इसके साथ साथ 1951 में आपका प्रथम वित्त आयोग का भारतीय वित्त आयोग का गठन किया गया था। हाल ही में कथक और शास्त्र पर विश्व की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये इंदौर है, जहां पर विश्व की पहली कथक और शास्त्र पर आधारित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। दधीच, प्रोफेसर दधीच के कन्वीनर इसके थे। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की ओर से राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 जो सम्मान हैं वो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं। उनमें से एक जो सम्मान है वो मुकेश वर्मा को मिला है, राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश के किस रेसलर का चयन मार्च में दिल्ली में होने वाले FPL यानी कि फाइट प्रीमियर लीग शो के लिए हुआ है? तो ये वर्धमान पाटीदार हैं, जिनका संबंध है मध्य प्रदेश के धार से। भारत सरकार के द्वारा किस अकेडमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो दर्जा है ये राज्य की महिला हॉकी अकेडमी को दिया जाएगा। किस लोकसभा सीट से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हाल ही में हो गया है? तो ये खंडवा जो लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश की, वहाँ से MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अभी हाल ही में 4 मार्च को किस राष्ट्रीय उद्यान में रात्रि सफारी प्रारंभ हो गई है? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जो 1983 में जिसे स्थापित किया गया था। ठीक है, मतलब नेशनल पार्क इसको बनाया गया था। और अकॉर्डिंग टू जनसंपर्क वेबसाइट अगर हम बात करें तो ये पहली नाइट सफारी जो है वो इसमें होगी। हालांकि इससे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों में नाइट सफारी प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान छतरपुर जिले की नगर पंचायत घुआरा के अंगरोठा गांव की जल सहेली बबीता राजपूत की प्रशंसा की है। तो ये अपने को याद रखना है। GK की बुक्स अगर आप चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, ये व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी मंथली अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। साथ ही कुछ और कंटेंट भी है साइंस का, वो भी आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का। फ्लैट 300 कूपन, अभी कुछ और इस पे कूपन्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप अभी भी लेना चाहें तो ये आखिरी मौका है, इसे आप ले सकते हैं। इसमें FLTs जो हैं हमारे वो स्टार्ट हो गए हैं। ये टोटल 30 FLTs के अंदर मिलेंगे, बाकी 20 जो टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं जो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में भी 25 टेस्ट हैं, इस पे भी अभी 150 डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए आपको। पहला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को देश में कौन सा स्थान मिला? देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और इससे पहले 2018 का जो सर्वे था उसमें इक्का दुक्का एग्जाम्स हुए थे MP के, उनमें ये प्रश्न पूछा गया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया भी था। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंदौर को देश में जो स्थान है वो मिला है 9वां। इससे पहले इंदौर को 8वां स्थान मिला था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, लेकिन अब एक पायदान नीचे खिसक के 9वें स्थान पर आ गया है। थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 2 इंडेक्स एक्चुअल में इस बार आए हैं। इसमें एक इंडेक्स तो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब होता है कि
आपको किसी शहर में रहना कितना आसान है। ठीक है, एक तो आपका ये इंडेक्स है कि वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, रहना मतलब साफ सफाई है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं है, शिक्षा के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। दूसरा जो इंडेक्स आया है वो है आपका म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो ये दो आए हैं। इसमें इंदौर जो है अगर 111 शहरों के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो इंदौर की जो रैंकिंग है, ठीक है, वो है 9वीं। ठीक है, लेकिन अगर म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की हम बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को पहला स्थान इसके अंदर मिला है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो 9वां स्थान मिला है, और ये स्थान मिला है 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों की बात करेंगे तो ये रैंकिंग जो है ये जो भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जिसके जो मंत्री हैं वो कौन है, हरदीप पुरी। ठीक है, हरदीप पुरी के द्वारा जारी करी गई है और 4 मार्च को नई दिल्ली में इसको जारी किया गया है। ठीक है, दोनों इंडेक्स ध्यान रखना है। और ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत देश के 111 शहरों का जो सर्वे किया गया उसके आधार पर ये आई है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को देश में 9वां, इसमें बेंगलुरु प्रथम है। दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ये है जो ये 10 लाख की आबादी से अधिक वाले शहर हैं। अगर 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश का शिमला है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, लिविंग इंडेक्स में इंदौर एक पायदान नीचे आ गया है, 2018 में 8वें नंबर पर था। थोड़ी सी इसके बारे में हम और बात करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर को कौन सी रैंक जो है वो मिली है। देखिए, अगर हम बात करें शिक्षा के मामले में, ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम जो है वो देश का सबसे अच्छा शहर है, इसमें इंदौर को 5वां स्थान मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें अगर हम तो इम्फाल जो है वो सबसे बेहतरीन शहर है, और इसमें टॉप 5 में मध्य प्रदेश का कोई भी शहर शामिल नहीं है। आवासीय स्थिति की बात करें यार, देखिए अलग अलग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी में आता है। जैसे शिक्षा के मामले में शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं, स्वास्थ्य, आवासीय स्थिति, ठीक है, पीने का पानी, साफ सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक कैटेगरी होती है, आर्थिक अवसर के मामलों की एक कैटेगरी होती है, सस्टेनेबिलिटी एक कैटेगरी होती है, सिटीजन परसेप्शन एक कैटेगरी होती है, पर्यावरण एक कैटेगरी होती है। मतलब इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज जो हैं इसके अंदर रहती हैं। तो आवासीय स्थिति की अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम जो है वो पहले ही नंबर पर है। बाकी भोपाल जो है मध्य प्रदेश का वो इसमें टॉप 5 में 4th स्थान पर आपका है। ठीक है, पीने के पानी की उपलब्धता, साफ सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में बेल्लौर पहले नंबर पर है, जबकि इंदौर की जो रैंक है वो इसमें 4th है। ठीक है, यानी कि अंडर 5 में इंदौर आपका इसमें आया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो चेन्नई सबसे अच्छा शहर है, सबसे पहली रैंक जो है। इसके बाद भोपाल जो है वो इसमें 4th रैंक पर आया है। आर्थिक अवसर के मामलों की बात करें तो दिल्ली पहले नंबर पर है, बाकी टॉप 5 में इसमें मध्य प्रदेश का कोई भी शहर नहीं है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो पुणे जो है वो पहले नंबर पर है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखें, इससे पहले जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था उसमें पुणे ने ही टॉप किया था। ठीक है, पुणे की जो रैंक थी वो फर्स्ट थी। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी के मामले में ग्वालियर जो है वो 5वीं रैंक पर है, यानी कि टॉप 5 में आ गया है। पर्यावरण के लिहाज से अगर बात करें तो टॉप 10 शहरों में तमिलनाडु के ही 6 शहर इसके अंदर शामिल है, मध्य प्रदेश का कोई सा भी शहर इसके अंदर नहीं है। सिटीजन परसेप्शन के मामले में जो भुवनेश्वर है वो देश का सबसे बेहतरीन शहर है। ठीक है, तो इतनी सारी कैटेगरीज में अलग अलग जो रैंक है वो आपको मैंने पूरा इसमें डिटेल में बता दिया है। ये आप मैप में भी इसको देख सकते हो। जैसे आपका इंदौर है तो 58.58 के हिसाब से, मतलब ये स्कोर है इसका एक्चुअल में आउट ऑफ 100, और ये आपका 9वीं नंबर पर आया है। बेंगलुरु पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पुणे है जो 2018 में पहले नंबर पर था। फिर अहमदाबाद है, चेन्नई है, सूरत है, नवी मुंबई है, मतलब ये तरीके से पूरा आपका हो जाएगा। दूसरा है नगर निगमों में बात करें तो 66.08 के हिसाब से जो इंदौर है वो आपका फर्स्ट रैंक पे है। इसमें सूरत दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है आपका भोपाल, यानी कि नगर निगम के मामले में 2 जो हैं आपके टॉप 10 में हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गाइस। मध्य प्रदेश का मास्टर करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये आप ले सकते हैं। इसमें पूरा जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का पूरा करंट अफेयर करवाया जा रहा है। साथ में इसमें जो अलग टॉपिक्स है, जैसे आपके बजट है, या जो अपडेटेड नेशनल हाईवे है, या जो
फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें, इस तरीके की जो वीडियो हैं, जो अपडेटेड कंटेंट होता है साल का, वो पूरा उसके अंदर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अजीत प्रकाश श्रीवास्तव, AP श्रीवास्तव जो हैं, इनको भी हाल ही में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले अभी जो नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी थी, उसमें DG के पद पर थे। ठीक है, AP श्रीवास्तव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, DG थे और अब बना दिए गए हैं रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। किसकी? मध्य प्रदेश की। अलग अलग राज्यों में ये अथॉरिटी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष रहेगा या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो मतलब रहेगा। अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। रेरा जो है, ठीक है, इस अथॉरिटी में जो अध्यक्ष एक बार बन जाता है वो एक ही बार अध्यक्ष बनेगा, दूसरी बार उसकी पुनर्नियुक्ति फिर से नहीं हो सकती है। अगला है, हाल ही में विधानसभा की लोक लेखा समिति में किसको सभापति बनाया गया है? तो ये बृजेंद्र सिंह राठौर हैं। ठीक है, इनको पृथ्वीपुर जो विधानसभा है, पृथ्वीपुर विधानसभा, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और विधानसभा की जो समितियां, अलग अलग समितियां बनती हैं, उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है वो लोक लेखा समिति ही होती है। तो इस समिति का सभापति इनको हाल ही बनाया गया है। पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, वाणिज्य विभाग जो है वो इनके पास था। ठीक है, और विधानसभा की 5 समितियों का हाल ही में गठन किया गया है। इनमें सबसे अहम है लोक लेखा समिति। ठीक है, और 5 में से 4 समितियों के जो सभापति हैं वो बीजेपी के हैं और 1 समिति के सभापति कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक यानी कि बृजेंद्र सिंह राठौर को बनाया गया। इन समिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कौन कौन सी समिति हैं और उनके सभापति कौन है, इतना ही आपको याद रखना है, सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है, इसके जो सभापति हैं वो बृजेंद्र सिंह राठौर हैं। प्राक्कलन समिति है, ये दूसरी समिति होती है, इसके जो सभापति हैं वो रामपाल सिंह बनाए गए, ये भाजपा से ही है, ये कांग्रेस के हैं, बाकी सभी जो है वो भाजपा से हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी जो समिति है, गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन, ये कभी शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट थी उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, तो हरिशंकर खटीक जो है इनके सभापति जो है बनाए गए हैं। जतारा का जो विधानसभा सीट है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के जो सभापति हैं वो बनाए गए हैं अजय विश्नोई। ठीक है, तो आपको सभापति और ये समिति जो बनाई गई है उनका नाम याद रखना है। इसके अलावा इतना पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ये प्रश्न आपसे कभी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा को किसके नाम से परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज खंडवा का है मेडिकल कॉलेज, उसका जो नाम है वो नंद कुमार सिंह चौहान, यानी कि खंडवा के जो सांसद हैं थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, उनके नाम से किया जाएगा। इसके साथ साथ बुरहानपुर का जो जिला अस्पताल है उसका नाम भी नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किया जाएगा। साथ ही शाहपुर, जहां से ये सबसे पहले नगर परिषद के अध्यक्ष बने थे, इस नगर पंचायत का जो नया भवन बनाकर उनकी भव्य प्रतिमा यहां पर स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जो गन्ना केंद्र है बुरहानपुर का, ठीक है, उसका भी नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर नामकरण किया जाएगा। इनका जो पैतृक गांव है वो शाहपुर ही है, जो जिला बुरहानपुर में होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज के नाम को बदलने की घोषणा वहीं की है, उनकी अंत्येष्टि कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, और नंद कुमार सिंह चौहान ने ही 5 दिसंबर 2015 को मुख्य अतिथि बनकर मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया था। उसके बाद फिर 6 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कॉलेज का लोकार्पण किया था। अब इनका जो नाम है वो स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है और ये जो रैंकिंग है ये दी जाती है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा।
ठीक है। और इसमें कैटेगरी क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स, इस कैटेगरी के अंदर मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सम्मान है, ये जो रैंकिंग है, ये आधुनिक तकनीक का शासकीय कार्यों में उपयोग के लिए दिया जाता है। कितना मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी या कोई नवाचार है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कितना कोई डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मध्य प्रदेश को जो मिलने का कारण है वो है भू अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन और भू अभिलेखों से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता विश्लेषण, ठीक है। इस आधार पर ये रैंकिंग जो है मध्य प्रदेश को मिली है। और ये जो संस्था है इसने 27 फरवरी 2020 को पहला अपना जो इंडेक्स है वो दिया था, इसमें भी मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला था, ठीक है। NCAER ये संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके द्वारा पहला लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स वर्ष 2020 में सभी राज्यों का डेटा एकत्रित करके उसके विश्लेषण के बाद प्रकाशित किया गया था। कब? 27 फरवरी 2020 को। ये पहला डेटा था इसका, ठीक है, पहला सर्वे था। उसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था और इस बार जो इंडेक्स आया उसमें भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। साथ ही एक और चीज़ अपने को याद रखनी है, हम पहले बता भी चुके हैं आपको, भू अभिलेख के जो गिरदावरी कार्य हैं उनको और अधिक सुगमता और पारदर्शिता के साथ करने के लिए प्रदेश भर में सारा ऐप का उपयोग नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आज क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है और कल क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। कल का 6 तारीख का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू वेरी मच।